arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर पद्मा मणि। उपनिवेशों द्वारा स्वतंत्रता का घोषणा पत्र। अमेरिकियों ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति गठित की। इस समिति के सदस्य थे थॉमस जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉन एडम्स, रॉजर शर्मन और रॉबर्ट आर लिविंगस्टोन। थॉमस जेफरसन ही पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा का वास्तविक रचयिता था। 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में कांग्रेस के बुलाए गए तीसरे अधिवेशन में जेफरसन द्वारा लिखा गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र को पारित किया गया। इस घोषणा पत्र का भावार्थ इस प्रकार है: सभी मनुष्य जन्म से समान और स्वतंत्र हैं। ईश्वर ने उनको कुछ जन्मसिद्ध अधिकार दिए हैं। इनमें जीवन यापन और जीवन रक्षण, स्वाधीनता व सुख संपत्ति की खोज व उपयोग के अधिकार हैं। इन अधिकारों का अपहरण नहीं किया जा सकता। इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए ही प्रशासन व्यवस्था बनाई जाती है और जनसाधारण की सहमति और सहयोग से ही शासन को अधिकार प्राप्त होते हैं। जब कोई शासन उपर्युक्त वर्णित अधिकारों को नष्ट करता है, तब जनता का यह अधिकार ही नहीं अपितु कर्तव्य बन जाता है। वह जन सुरक्षा और कल्याण के लिए ऐसी शासन व्यवस्था का अंत कर उसके स्थान पर नवीन शासन व्यवस्था स्थापित कर दें। अमेरिका के उपनिवेशों पर ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज तृतीय ने दीर्घकाल तक अत्याचार किए और उपनिवेश वासियों की मांगों की हमेशा उपेक्षा की है। इसलिए उपनिवेशों के प्रतिनिधियों के रूप में हम घोषणा करते हैं और अब उपनिवेश स्वतंत्र और सार्वभौम हो गए हैं। ब्रिटेन की राज सत्ता में हमारी निष्ठा समाप्त हो चुकी है और वहां की शासन सत्ता से हमारा संबंध टूट चुका है। स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का महत्व। इस स्वतंत्रता के घोषणा पत्र ने विश्व के राजनीतिक इतिहास के समक्ष यह स्पष्ट कर दिया कि जनता अपने लिए स्वयं सरकार बना सकती है और अंतिम शक्ति तथा सत्ता जनता में निहित है। अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम। जॉर्ज वॉशिंगटन को अमेरिका की सेनाओं का सेनापति बनाया गया। प्रारंभिक लड़ाइयां बोस्टन के आसपास लड़ी गईं। इंग्लैंड ने कुछ सेना कनाडा भेजी ताकि वह अमेरिका को 2 भागों में विभाजित कर हरा सके, किंतु अंग्रेज सेनापति के कुछ भूल के कारण तथा अमेरिकी उपनिवेशों को फ्रांस की सरकार से खाद्य सामग्री, सेना और धन का सहयोग मिल जाने के कारण अंग्रेजों को उपनिवेशवासियों से हार का सामना करना पड़ा। उपनिवेशवासियों में आत्मविश्वास अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इस समय इंग्लैंड अपने शत्रु स्पेन एवं हॉलैंड से भी युद्ध कर रहा था। इस तरह इंग्लैंड की शक्तियां कई भागों में बंट गई थी। वह पूरा ध्यान अमेरिका में युद्ध के समय नहीं लगा पाया। अंत में ब्रिटेन के सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1781 ईस्वी में उपनिवेशवासियों के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा। पेरिस की संधि। 3 सितंबर 1783 ईस्वी। इस दिन ब्रिटेन और अमेरिका के मध्य पेरिस की संधि हुई। इस संधि के द्वारा ब्रिटेन ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी और अब अमेरिका के इन 13 उपनिवेशों को संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम दे दिया गया। इस तरह अमेरिका ब्रिटेन के चुंगल से मुक्त हो गया। अमेरिकी स्वाधीनता युद्ध के प्रमुख परिणाम इस प्रकार हैं। पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण। अमेरिकी स्वाधीनता युद्ध का पहला और सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि अमेरिका अब एक स्वतंत्र राष्ट्र हो गया, जिसे ब्रिटिश सरकार ने मान्यता प्रदान कर दी। दूसरा, पुरातन व्यवस्था। इस संग्राम ने पुरानी व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया। ब्रिटिशों को यह समझा दिया कि उन्हें उपनिवेशों के शोषण की नीति त्यागनी होगी, तभी वे अन्य उपनिवेशों को अधीनस्थ रख सकेंगे। इस तरह ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति में परिवर्तन आया। तीसरा, औपनिवेशिक विस्तार की नई दिशाएं। इस युग में इंग्लैंड को तीव्र आघात पहुंचा।
अब उसके समक्ष अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई, जैसे कनाडा में अमेरिकनों का बसना, जिससे आए दिन आंग्ल फ्रांसीसी झगड़ा होता था। इसी तरह अब अमेरिकी जनसंख्या और ख़ास तौर से आपराधिक जनसंख्या का औपनिवेशिक प्रेषण बंद हो गया। साथ ही संसाधन प्राप्ति एवं बाजार के लिए नए औपनिवेशिक जगहों की आवश्यकता भी इंग्लैंड द्वारा महसूस की जाने लगी। चौथा, आयरलैंड को वैधानिक स्वतंत्रता। उत्तरी अमेरिका में इंग्लैंड की पराजय का लाभ उठाकर आयरलैंड ने वैधानिक स्वतंत्रता की मांग की, जो उसे 1782 ईस्वी में प्राप्त हो गई। पांचवा, फ्रांसीसी राज्य क्रांति को प्रेरणा। फ्रांस ने इस युद्ध में पीड़ित पक्ष अर्थात अमेरिकी उपनिवेशों की सहायता सेना भेजकर की थी। विजयोपरांत जब ये सेना वापस स्वदेश लौटी तो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की भावना से ओतप्रोत थी और शीघ्र ही उसने भी फ्रांस में पुरातन, भ्रष्ट, विकृत और शोषणात्मक राजशाही के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। छठवां, भारत पर ब्रिटेन का शिकंजा मजबूत। यद्यपि इंग्लैंड को इस युद्ध में अमेरिकी उपनिवेश से हाथ धोना पड़ा था, तथापि भारत में जो उसका उपनिवेश बन रहा था उसकी स्थिति सुदृढ़ हो गई थी, क्योंकि युद्ध के दौरान ही फ्रांस से भारत को मुक्त करा दिया गया था। सातवां, जॉर्ज तृतीय के शासन का अंत। इस क्रांति या स्वाधीनता युद्ध के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में जॉर्ज तृतीय के व्यक्तिगत शासन का अंत हुआ। लॉर्ड नॉर्थ को त्यागपत्र देना पड़ा एवं इस प्रकार से अंग्रेजों को पुनः नागरिक स्वतंत्रता हुई। आठवां, इंग्लैंड की प्रतिष्ठा को आघात। अमेरिकन उपनिवेशों के हाथ से निकल जाने और बड़े सामुद्रिक स्थानों पर अधिकार न रह जाने से इंग्लैंड की प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा। नवा, ब्रिटेन की व्यापारिक प्रगति तथा उद्योग धंधों पर प्रभाव। स्वतंत्रता युद्ध के पूर्व अमेरिका के 13 उपनिवेश ब्रिटेन के प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे तथा आर्थिक समृद्धि के स्रोत थे, परंतु उपनिवेशों के स्वतंत्र हो जाने से इंग्लैंड के उद्योग धंधों एवं व्यापार व्यवसाय को काफी आघात पहुंचा। इंग्लैंड को कच्चे माल की प्राप्ति तथा वस्तुओं की खपत के लिए नए बाजार खोलना अति आवश्यक हो गया। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधान निर्माण में अनेक व्यक्तियों ने अपना योगदान दिया। इनमें वॉशिंगटन तथा टॉमस जेफरसन की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो इस प्रकार है। अमेरिकी स्वाधीनता संघर्ष एवं जॉर्ज वॉशिंगटन 1723 से 1799 ईस्वी। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिकी स्वाधीनता संघर्ष के सर्वमान्य सर्वप्रिय नेता थे। इन्हें प्रारंभ से ही सैनिक जीवन में रुचि थी। 1755 ईस्वी में जॉर्ज वर्जीनिया की सेना के कमांडर बने। 1758 ईस्वी में वॉशिंगटन ने राजनीति में प्रवेश किया और वे वर्जीनिया की विधायिका के सदस्य चुन लिए गए। 1760 से 1764 ईस्वी तक उन्होंने दंडाधिकारी के रूप में भी कार्य किया। जब इंग्लैंड की संसद ने 1785 में मुद्रांक अधिनियम पारित किया तो वॉशिंगटन ने भी उसका विरोध किया। उन्हें वर्जीनिया की प्रथम क्रांतिकारी विधायिका का सदस्य चुना गया। उस समय उन्होंने घोषणा की कि मैं 1000 सैनिक भर्ती करूंगा और उनका खर्च स्वयं करूंगा और बॉस्टन की मुक्ति के लिए मैं स्वयं उन्हें लेकर जाऊंगा। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस एवं वॉशिंगटन 1774 ईस्वी में आयोजित प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन में वर्जीनिया के प्रतिनिधि के रूप में वॉशिंगटन ने हिस्सा लिया। इस समय तक वॉशिंगटन उग्रवादी हो चुके थे। महाद्वीपीय सम्मेलन में जॉर्ज तृतीय के पास जो याचिकाएं भेजी गईं, उनका वॉशिंगटन ने विरोध किया। वस्तुतः इस सम्मेलन में सहभागिता से ही वॉशिंगटन का राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश हुआ। इस समय वॉशिंगटन ने घोषणा की थी कि हम उन बहुमूल्य अधिकारों और विशेषाधिकारों को कभी नहीं छोड़ेंगे जो किसी राज्य की सुख समृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं और जिनके बिना जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा नहीं हो सकती है। अब इसके अंतर्गत पहला, द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस में तथा पश्चातवर्ती भूमिका।
1775 ईस्वी में ही द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन हुआ जिसमें जॉर्ज वॉशिंगटन ने प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। 15 जून 1775 ईस्वी को सम्मेलन ने उन्हें सर्वसम्मति से उपनिवेशी सेना का कमांडर चुना। दूसरा, सेना का सुदृढ़ीकरण एवं अनुशासित बनाना। सेना के कमांडर बनते ही वॉशिंगटन ने सबसे पहले सैनिकों में अनुशासन स्थापित करने का प्रयास किया। स्मरण रखने की बात है कि उनकी सेना की संख्या 20,000 से अधिक कभी नहीं हो सकी। उनके अधीनस्थ अधिकारी आपस में लड़ा करते थे, उनको भी वॉशिंगटन ने अनुशासित किया। मार्च 1776 ईस्वी में वॉशिंगटन ने ब्रिटिश कमांडर को बॉस्टन से मार भगाया। यह उनकी पहली महत्वपूर्ण विजय थी। इसके पश्चात युद्ध अनेक वर्षों तक चला और यह भी सच है कि कई बार अमेरिकी विनाश के कगार पर पहुंच गया, किंतु अंत में वॉशिंगटन के चरित्र की दृढ़ता, उसकी सेना और जनता के विश्वास को अडिग बनाए रखने की क्षमता, अपने सैनिकों में अपने ही जैसे साहस उत्पन्न करने की कुशलता एवं परिस्थितियों को समझकर कार्य करने की योग्य बुद्धि के कारण अमेरिकी स्वाधीनता संघर्ष अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सका। तीसरा, युद्ध में सफलताएं यानी सैन्य विजय। पहला इसके अंतर्गत है 16 जून 1776 ईस्वी को वॉशिंगटन औपनिवेशिक राज्यों की सेना के प्रधान सेनापति नियुक्त हुआ। दूसरा, सितंबर 1777 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में ब्रिटिश सेना का मुकाबला, उत्तरी ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान पहुंचाना। तीसरा, 17 अक्टूबर 1777 ईस्वी को साराटोगा युद्ध में ब्रिटिश सेनापति बुरगोयन को पराजित किया। चौथा, 28 जुलाई 1778 ईस्वी को मॉनमाउथ में ब्रिटिश सेना पर जोरदार हमला। पांचवा, इसी वर्ष न्यूपोर्ट अमेरिका को अधिकार दिलाया। छठवां, 19 अक्टूबर 1781 ईस्वी को कार्नवालिस को यॉर्क टाउन के निर्णायक युद्ध में पराजित किया। और अब चौथा पॉइंट, युद्धोपरांत घटनाएं। स्वाधीनता हस्तगत के पश्चात। युद्ध के पश्चात वॉशिंगटन ने उन लोगों का समर्थन किया जो चाहते थे कि उपनिवेश मिलकर एक ऐसा संघ बना लें जो कभी विघटित न हो। जब अमेरिका का नया संविधान बना तो वॉशिंगटन 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। लोकतांत्रिक भावना का आदर करते हुए तीसरी बार उन्होंने स्वयं राष्ट्रपति बनने से इनकार कर। आधुनिक अमेरिका के निर्माताओं में वॉशिंगटन का नाम अग्रण्य है। अमेरिकी स्वाधीनता संघर्ष एवं टॉमस जेफरसन 1743 से 1826 ईस्वी। अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र के लेखक जेफरसन का जन्म 1743 ईस्वी में वर्जीनिया के एक धनी परिवार में हुआ था। 1769 ईस्वी में वे वर्जीनिया की प्रतिनिधि सभा के सदस्य बने। 1776 से 1789 ईस्वी तक वे लेजिस्लेचर रहे। 1776 से 1779 ईस्वी तक वे लेजिस्लेटर रहे। 1779 ईस्वी में जेफरसन ने मुफ्त शिक्षा के लिए विधेयक पारित करने का प्रयास किया किंतु सफल न हो सके। 10 मई 1777 ईस्वी का फिलाडेल्फिया में संपन्न द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस की वास्तविक प्रकृति शस्त्र उठाने के कारण और आवश्यकता की उत्तेजक घोषणा के लेखक जेफरसन ही थे। उनका मुख्य उद्देश्य अधिकाधिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना था, क्योंकि उनका विश्वास था कि संसार में प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक जनसमूह को स्वशासन का अधिकार है। स्वतंत्रता की घोषणा पत्र में उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्राकृतिक अधिकारों को नष्ट करने वाली सरकार को हटाने का अधिकार जनता को है। वे शासन के विभिन्न पदों पर भी कार्य करते रहे। वे वर्जीनिया के गवर्नर, फ्रांस के राजदूत, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आदि पद पर रहे। 1797 से 1801 ईस्वी तक अमेरिका के उपराष्ट्रपति एवं 1801 से 1809 ईस्वी तक राष्ट्रपति भी रहे। उन्होंने सबके साथ उचित एवं न्यायपूर्ण व्यवहार किया। वे लोकतंत्रीय प्रणाली के कट्टर समर्थक एवं विचारों की स्वतंत्रता के हिमायती थे। इस प्रकार अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम एवं राजनीति में उनका अद्वितीय स्थान है। लिंकन ने जेफरसन के विषय में लिखा है कि आधुनिक समय में अमेरिका का प्रत्येक दल जेफरसन को अपना आदि पुरुष मानता है।
जेफरसन की मृत्यु अमेरिकी स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ 4 जुलाई 1826 ईस्वी में हुई। इस प्रकार इस विवरण से अमेरिका के स्वाधीनता संग्राम के कारणों, परिणामों और उसमें जॉर्ज वॉशिंगटन एवं थॉमस जेफरसन के योगदानों के संबंध में जानकारी मिलती है। arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।